वेलकम टू ब्रेन रूट्स IAS। आज हम पढ़ेंगे इरोशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। सोच के देखिए, एक ऐसी जमीन जो पानी से घुल जाती है, लिटरली डिसॉल्व हो जाती है, वक्त के साथ साथ गायब होती जाती है। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं हो रही, ये है जियोलॉजी। तो आखिर ये होता कैसे है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कास्ट टोपोग्राफी का। भला बारिश का पानी इतना सॉफ्ट एक सॉलिड कठोर पत्थर को कैसे गला सकता है? इसके पीछे कोई जादू है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा इंटरप्ले जियोलॉजी और केमिस्ट्री का। और आज इस पूरे लेक्चर में हम इसी प्रोसेस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हम एक लॉजिकल जर्नी लेंगे। सबसे पहले हम पानी और पत्थर के इस खेल के पीछे की केमिस्ट्री समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि जमीन पर पहली दरारें, पहले छेद कैसे बनते हैं। उसके बाद हम लैंडफॉर्म्स ऑफ कोएलेसेंस एक्सप्लोर करेंगे, यानी ये छोटे छोटे फीचर्स आपस में जुड़कर कैसे विशाल गड्ढे या डिप्रेशंस बना देते हैं। और आखिर में सबसे बड़े फीचर की बात होगी, पॉल्जे। और हाँ, उसकी एक कॉन्ट्रोवर्शियल ओरिजिन स्टोरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, अ वर्ल्ड डिसॉल्व्ड बाय वाटर। देखिए, सीधे लैंडफॉर्म्स पर जंप करने से पहले उस केमिकल रिएक्शन को समझना सबसे जरूरी है जो इस पूरे प्रोसेस को चला रहा है। ये समझ लीजिए हमारी पूरी डिस्कशन की नींव है, द फाउंडेशन। और ये प्रोसेस केमिकली देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप नंबर 1, बारिश का पानी यानी H2O जब हवा से गुजरता है तो वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे बनता है एक वीक कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब आते हैं स्टेप 2 पर। ये जो वीक एसिड है ये अब कांटेक्ट में आता है लाइमस्टोन के साथ। और लाइमस्टोन क्या है? प्राइमरीली कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बस रिएक्शन शुरू। ये एसिड लाइमस्टोन को डिसॉल्व कर देता है, उसे कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट में CaHCO3 ट्वाइस, जो पानी के साथ आसानी से बह जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनेशन। और यही है कार्स्ट रीजन्स में इरोजन का सबसे बड़ा की एजेंट। ओके, तो एक सवाल उठता है, जब लाइमस्टोन घुलकर बह गया तो पीछे बचा क्या? वेल, उस पत्थर में कुछ इंप्योरिटीज तो होंगी ना, जैसे आयरन कंपाउंड्स, वो पीछे ही रह जाती हैं। और यही बचा कुचा मटेरियल टाइम के साथ एक लाल रंग की मिट्टी बनाता है। इसी को कहते हैं टेरा रोसा। लैटिन में टेरा मतलब अर्थ और रोसा मतलब रेड। तो सिंपल है, जहां भी किसी कास्ट रीजन में ये लाल मिट्टी दिखे तो समझ जाना चाहिए कि नीचे का लाइमस्टोन डिसॉल्व हो चुका है। एक तरह से ये सबूत है, द एविडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, केमिस्ट्री तो हम समझ गए। अब देखते हैं कि जमीन पर ऑन द ग्राउंड इसका असर सबसे पहले दिखता कैसे है। हम अब बात करेंगे उन सबसे पहले सबसे छोटे फीचर्स की जो सरफेस पर उभरना शुरू होते हैं। तो जो सबसे पहला निशान बनता है ना जमीन पर, उसे कहते हैं लैपिस। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक स्मूथ पत्थर पर पानी ने हल्के हल्के स्क्रैचेस, लकीरें खींचनी शुरू कर दी हैं। इससे एक बहुत ही कोरुगेटेड यानी ऊबड़ खाबड़ सा रफ सरफेस बन जाता है। छोटी छोटी रिजेस होंगी और पतली पतली गहरी दरारें। ये बिल्कुल स्टेज 1 है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जर्मनी में लोग इसे करन कहते हैं और नॉर्थ इंग्लैंड में इसका नाम है क्लिंस या ग्राइक्स। लापीस के बाद अब सरफेस पर असल में ओपनिंग्स यानी छेद दिखने लगते हैं। इन्हें हम कहते हैं सिंक होल्स या इनका दूसरा नाम है सोल्यूशन होल्स। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, इनके 2 मेन टाइप्स हैं। एक तरफ है फनल शेप सिंक होल। देखिए, ये सरफेस पर चौड़ा है और नीचे जाते जाते पतला हो जाता है, बिल्कुल एक फनल की तरह। दूसरी तरफ है सिलिंड्रिकल सिंक होल, जिसका शेप एकदम वर्टिकल, एक ट्यूब जैसा है। इनकी एवरेज गहराई 3 से 10 मीटर तक हो सकती है। और हाँ, ये पहला बड़ा फीचर है जो बताता है कि यहां एक एक्टिव कास्ट सिस्टम काम कर रहा है। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर। यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। हमने छोटे छोटे होल्स तो देख लिए, अब हम देखेंगे कि जब ये छोटे छोटे होल्स आपस में मिलने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, या टेक्निकल टर्म यूज करें तो कोएलेस होने लगते हैं, तब कितने बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स अस्तित्व में आते हैं। तो होता क्या है, जब आसपास मौजूद कई सारे सिंक होल्स लगातार डिसोल्यूशन की वजह से फैलने लगते हैं और आखिरकार आपस में जुड़ जाते हैं या कोएलेस हो जाते हैं,
तो उनसे एक बड़ा फीचर बनता है जिसे कहते हैं स्वॉलो होल। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज व्हाट? एक स्वॉलो होल कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे इंडिविजुअल सिंक होल्स का कोएलेसेंस है, उनका मिलन है। और ये प्रोसेस यहां रुकता नहीं। जब स्वॉलो होल्स और भी ज्यादा फैलते हैं और बड़े होते हैं तो वो बन जाते हैं डोलीन। अब जरा इसका स्केल इमेजिन कीजिए। इसका डायमीटर कुछ मीटर से शुरू होकर 1000 मीटर यानी पूरा 1 किलोमीटर तक जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है। सबिया में बाय द वे इसे डोलीना कहते हैं। तो देखा आपने प्रोग्रेशन, सिंक होल, उससे बना स्वॉलो होल और स्वॉलो होल से बना डोलीन। इट्स अ क्लियर एवोल्यूशन। इस प्रोग्रेशन में अगला स्टेज है उवाला। ये एक मैसिव, एक कॉम्प्लेक्स डिप्रेशन है। ये तब बनता है जब एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई सारे डोलाइंस आपस में मर्ज हो जाते हैं। इसका साइज अक्सर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। इसके लिए जो की टर्म है वो याद रखिए, कंपाउंड सिंक होल। मतलब ये कोई एक बड़ा साफ सुथरा गड्ढा नहीं है, ये एक इरेगुलर सब बेसिन है जो कई छोटे छोटे डिप्रेशंस के मिलने से बना है। इसका फ्लोर भी अक्सर अनइवन होता है। तो उवाला बनता कैसे है? इसके 3 मेन तरीके हैं जैसा कि स्लाइड में भी है। पहला जो हमने अभी डिस्कस किया, कई सारे डोलिन्स का आपस में जुड़ जाना या कोएलेस हो जाना। दूसरा तरीका थोड़ा ड्रामेटिक है। जमीन के नीचे जो बड़ी बड़ी गुफाएं या अंडरग्राउंड कैविटीज हैं उनकी छत का कोलैप्स हो जाना। और तीसरा, जब बहुत सारे सिंक होल्स जो किसी फॉल्ट लाइन या रॉक के किसी मेजर जॉइंट के सहारे एक लाइन में बने हो वो आपस में जुड़ जाते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी जियोलॉजिकल कहानी के क्लाइमैक्स पर। सेक्शन 4, द टेक्टोनिक जायंट पोलजे। ये कास्ट टोपोग्राफी का सबसे बड़ा, सबसे ग्रैंड, सबसे विशाल फीचर है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इसकी जो ओरिजिन स्टोरी है ना वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। साइंटिस्ट में इसको लेकर आज भी डिबेट चलती है। तो आखिर पोलजे है क्या और ये ओवाला से अलग कैसे है? देखिए, ये सबसे एक्सटेंसिव यानी सबसे फैला हुआ कास्ट डिप्रेशन है। इसके फीचर्स बहुत ही खास हैं, बिल्कुल डिस्टिंक्ट। इसकी साइड वॉल्स एकदम वर्टिकल, सीधी दीवारों जैसी। इसका फ्लोर बिल्कुल फ्लैट जिस पर एल्यूवियल सॉइल जमा होती है। और इतना ही नहीं, अक्सर इसके फ्लैट फ्लोर पर इसका अपना अलग से ड्रेनेज सिस्टम, अपनी नदी तक होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये उवाला के अनइवन इररेगुलर फ्लोर से कितना अलग दिखता है। लेकिन इसका स्केल, इसका साइज आसान शब्दों में समझाना भी मुश्किल है। एक पोलजे का एरिया 258 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। पर्सपेक्टिव के लिए यूरोप के बाल्कन रीजन में एक लिवनो पोलजे है। सुनिए इसका साइज 64 किलोमीटर लंबा और 5 से 11 किलोमीटर चौड़ा। जस्ट इमेजिन दैट। ये तो कई शहरों से भी बड़ा डिप्रेशन हो गया। तो आखिर इसकी कंट्रोवर्सी क्या है? जियोलॉजिस्ट जैसे बीवी स्पार्क्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि पोलजे फंडामेंटली बाकी कास्ट फीचर्स से अलग हैं। वो कहते हैं कि पोलजे प्राइमरीली सॉल्यूशन से नहीं बल्कि टेक्टोनिक फोर्सेस से बने हैं। मतलब पहले जमीन में बड़ी बड़ी हरकतें हुई जैसे फॉल्टिंग, जिसकी वजह से जमीन का एक बड़ा ब्लॉक नीचे धंस गया, एक टेक्टोनिक डिप्रेशन बन गया। और पानी का काम यानी सॉल्यूशन का प्रोसेस तो बाद में आया। उसने बस उस पहले से बने हुए टेक्टोनिक फीचर को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया। तो की आर्ग्यूमेंट क्या है? पोलजे का प्राइमरी ओरिजिन टेक्टोनिक है, सॉल्यूशनल नहीं। तो चलिए इस पूरी जर्नी को एक बार फटाफट समराइज करते हैं। शुरुआत हुई लैपिस से यानी सरफेस पर बनी लकीरों से। वो गहरे होकर बने सिंक होल्स, कई सिंक होल्स जुड़कर बने स्वॉलो होल, स्वॉलो होल और बड़ा होकर बना डोलीन, और कई डोलीन्स के मिलने से बना विशाल ओवाला। और इन सबसे परे आखिर में आता है पोलजे, जो स्ट्रक्चरली अलग है और जिसका ओरिजिन टेक्टोनिक हो सकता है। ये जो प्रोग्रेशन है ना, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आज हमने ऊपर ऊपर से जमीन के गायब होने की कहानी देखी, इरोजनल प्रोसेसेस जो लैंडस्केप को टॉप डाउन बनाते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, ये पानी जो जमीन के नीचे जा रहा है, ये वहां क्या कर रहा है? अगर सरफेस पर एक दुनिया मिट रही है तो क्या जमीन के नीचे एक नई अनोखी दुनिया बन रही है, एक हिडन वर्ल्ड? इसका जवाब शायद उन विशाल गुफाओं यानी केव्स और उन डेपोजिशनल फीचर्स में छिपा है जिनकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको यह लेक्चर हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।